हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है एंड हम नोट्स भी बनाते हैं। आज मंथ का एंड है 31 जुलाई, ठीक है ना। एंड कल से अगस्त स्टार्ट है। सो अगस्त में आई नो, प्लीज स्टे रेगुलर। कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन होंगे एंड अगर ओरिएंटेशन चाहिए कि भैया कैसे यूज़ करने हैं ये नोट्स, अगस्त की ओरिएंटेशन, देन कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं लाइव आकर के आपके डाउट्स ले लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंडस्लाइड हुआ है वायनाड में, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, 122 डाइड। वायनाड जो है वो केरला के अंदर है, ठीक है ना। वायनाड जो है इट्स इन केरला, तो आपको बताना चाहिए वायनाड केरला में है। राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की। इस बार राहुल गांधी जो है यहाँ से नहीं मतलब होंगे, यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा को खड़ा करा जा रहा है इलेक्शंस में। ये सब चीज़ें भी अब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर क्या आया है, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद मनु मेक्स इट अ पेयर विन्स अ ब्रॉन्ज अगेन इन द कंपनी ऑफ सरबजोत। तो मनु बेकर जो हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पिस्टल में, पिस्टल 10 मीटर में, उन्होंने अब मिक्स में मतलब मिल करके टीम इवेंट के अंदर विल गो इनटू इंडियन स्पोर्टिंग, क्योंकि शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन टू विन, फर्स्ट मल्टीपल मेडलिस्ट एट इन एन ओलंपिक गेम्स, विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स। तो एयर पिस्टल मिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। एंड अगेन ये क्वेश्चन आएगा ही, मनु बेकर, मनु बेकर, मनु बेकर एंड सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह वन bronze in 10 meter air pistol, in 10 meter air pistol mixed event। तो जो मिक्स्ड इवेंट था उसके अंदर जीता है मनु बेकर। शी हैज़ बिकम द ओनली ओलंपिक गेम्स फर्स्ट मल्टीपल मेडलिस्ट at an Olympic Games, at an Olympic Games, मतलब मल्टीपल मेडल जीते हैं उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अबाउट 15 मिनट्स इनटू द ब्रॉन्ज मेडल मैच, इंडियन कोच कॉल्ड टाइम आउट। ये तो सारा मैच का उन्होंने बताया हुआ है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, बट ये हमें पता है मनु बेकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मनु बेकर ने 10 मीटर इवेंट सिंगल वुमेन में भी ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। अब आगे चलेंगे। यूपी हाउस पासेस बिल टू अमेंड लॉ अगेंस्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब जो रिलीजन चेंज होता है, क्या कह रहे हैं। द उत्तर प्रदेश विधानसभा ऑन ट्यूसडे पास द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024, मेकिंग द लॉ स्ट्रिक्टर बाय प्रोवाइडिंग फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मैरिंग अ वुमन बाय डिसीविंग हर एंड इलीगली कन्वर्टिंग हर टू रिलीजन। धोखा देने के लिए अगर शादी कर रहे हैं, रिलीजन कन्वर्ट करवाने के लिए अगर शादी कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर passed UP prohibition of unlawful conversion of religion amendment बिल 2024, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज फाउंड guilty of marrying a woman by deceiving her and illegally converting her religion,
ठीक है ना, अगर उसको धोखा देने के लिए उससे शादी कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो द बिल सेज दैट इफ पर्सन थ्रेटन्स, अटैक्स मैरिज और promises to marriage or conspires for it or traffics a woman, minor or anyone with intention of conversion, then his crime will be placed in the most serious category. ठीक है, there is provision of 20 years imprisonment, life imprisonment, or as opposed to 10 years. Earlier 10 years imprisonment थी, 10 years imprisonment थी, अब जो है लाइफ imprisonment होगी या फिर 20 years imprisonment होगी अगर कोई गिल्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने लाइफ imprisonment या फिर और 20 years, ठीक है ना, ये imprisonment। उसके बाद converger cases में earlier Uttar Pradesh to give complaint the presence of the victim, her parent. The new bill processes that cases of unlawful conversion will not be heard by any court below the sessions court, and along with this the bail will not be considered without giving opportunity to the public prosecutor. Bill also makes all the crimes under the amended act non-bailable. तो यहाँ पर all crimes under amended act नॉन बेलेबल बना दिए, बेल नहीं मिलेगी, पनिशमेंट जो है वो बढ़ा दी है अगर कोई ऐसा करता है, मतलब हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू कन्वर्ट करने, धोखे के लिए कन्वर्ट करता है तो फिर ये है, ठीक है, तो धोखे के लिए अगर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने यूपी प्रोहिबिशन लॉफुल कन्वर्जन के अंदर कितनी सज़ा दे रहा है, 20 years या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये किसने किया, कौन सी स्टेट ने, उत्तर प्रदेश ने। अब यहाँ पर एक अगेन बिल आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। जितने भी बच्चे NLSAT वाले हैं वो ज़रा इस बिल को ध्यान से देखेंगे, अलग से इसके बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे एसए के लिए। एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक है NLSAT का, ठीक है ना, NLSAT एक्सपेक्टेड एसए टॉपिक, ठीक है। Could Dhruv Rathi and Ravish Kumar's YouTube videos have influenced voter preferences? वो कह रहे हैं कि जो ध्रुव राठी और रवीश कुमार जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इनकी ओपिनियन जो है वो मैटर करी होगी जो अभी इलेक्शंस हुए हैं 2024 के अंदर। तो यहाँ पर अब जो एडिटोरियल लिख रहा है, गाइस यू नीड टू रिमेंबर द हिंदू लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब ये होता है कि इनकी ओपिनियन हमेशा एक्सट्रीम होगी, और NLSAT के पेपर के अंदर भी जो ऐसे राइटिंग आप करोगे उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट व्यू ही देना है, आप राइटिस्ट व्यू नहीं दे सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, बट येस यू हैव टू गिव लेफ्टिस्ट व्यू, ठीक है। आप अपना राइटिस्ट, इक्वालिटी, ये सब ये इक्वालिटी वाला ही ज़्यादा बात करोगे और ये सब करोगे, ठीक है ना। द हिंदू लेफ्टिस्ट है तो इसकी ओपिनियन आप बहुत चेप सकते हो NLSAT के लिए, बट जब आप MCQ टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को छोड़कर आपको फैक्ट्स पे जाना होता है, ठीक है ना। तो एडिटोरियल्स में कई बार ये फैक्ट्स को भूल जाते हैं और ये अपनी ही ज्ञान में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना ज्ञान दिया हुआ है जो हमें नहीं चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल आ रहा है 2024, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 आ रहा है, सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वो कह रहे हैं, ये भी सारा ओपिनियन है, ठीक है ना, ये भी हम इसके ऊपर नहीं बात कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इवन इफ विद द IT रूल्स 20, अब ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि BJP हार गई, ठीक है ना, क्योंकि BJP जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई एंड वो हार गई, इसलिए गवर्नमेंट जो है लॉज लेकर आ रही है जिसके अंदर वो किसको कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है मीडिया को, और मीडिया में पर्टिकुलरली किसको, यूट्यूब को, ठीक है ना। अब ये सच है या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें लॉ से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब ये दोबारा फर्स्ट ऑन, अब ये कह रहे हैं कि ग्रीवियांस एपिलेट कम्युनिटी बना दी इन्होंने, ठीक है, 2023 के अंदर IT रूल्स के अंदर, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहला अपना पॉइंट लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेते हैं कि IT रूल्स 2021 के अंदर क्या बना, ठीक है ना, इसके अंदर 2023 में ग्रीवियांस
ग्रीवेंस, अगर किसी को भी दिक्कत है कोई सोशल मीडिया की पोस्ट से तो वो यहाँ पर जा सकता है ग्रीवेंस, और उसकी सोशल मीडिया वाले नहीं सुन रहे हैं तो ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी में वो जा सकता है। और ये हेडेड बाय कौन है? हेडेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IB, और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फो और टेक वाले जो हैं तो ये हेड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमने ये क्यों बनाया? बिकॉज बहुत लोगों के सोशल मीडिया के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस होते हैं जो कि वो सोशल मीडिया वाले जो हैं फेसबुक, यूट्यूब नहीं सुनते, तो हम वो सुनेंगे। लेफ्टिस्ट क्या कह रहे हैं? लेफ्टिस्ट ओपिनियन क्या है कि ये लोग मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी लोग लिख रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ओपिनियन, इसकी दोनों बता दी मैंने आपको। देन ऑन 6 April 2023 द IT रूल्स वर अमेंडेड टू ग्रांट द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ एनी डिजिटल कंटेंट। अब यहाँ पर ये कौन सा बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की फैक्ट चेकिंग यूनिट की, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे, हाँ यार ये सही है, मैं दोनों लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट व्यू दूंगे आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा पता चल जाएगा कि क्या है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में दोनों व्यूज भी चाहिए होते हैं। अब सेकंड में फैक्ट चेकिंग यूनिट, तो फैक्ट चेकिंग यूनिट 2023 के अंदर फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया गया, ठीक है ना। 2023 में यूनियन गवर्नमेंट गेव FCU ऑफ प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिखना था, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना, टू ऑर्डर रिमूवल ऑफ कंटेंट deemed to be fake, false and misleading। अब इन्होंने क्या कहा फैक्ट चेकिंग यूनिट को कि अगर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट है जो कि फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, ठीक है ना, कोई भी जो भी फेक है, फॉल्स है या फिर मिसलीडिंग है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है ना, गलत है कंटेंट, तो उसको रिमूव कर दो। अब जो राइटिस्ट वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम ये क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जो कि कुछ है भी नहीं, वो लोगों को बताया जा रहा है, तो लोगों को पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। जो लेफ्टिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो लिखेंगे ये वो कंट्रोल करेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है। MCQs वाले अगेन या आपको बस पता होना चाहिए, बट ये ओपिनियंस है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये बिल के बारे में बात करें, जो नया बिल आ रहा है। बिल क्या होता है? प्रपोजल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन एनालिसिस द नर्वसनेस नॉट ओनली ऑफ द स्टेक होल्डर्स बट ऑल्सो ऑफ MIB इटसेल्फ इन मेकिंग द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन पब्लिक इज अंडर रिकॉग्नाइजिंग यूनियन गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ओवर डिजिटल मीडिया। अब ये देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि भैया इसका एम जो है वो यही है, बट क्या एक्चुअल एम में ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन है, तो ये हमें नहीं चाहिए। फर्स्ट द बिल एक्सपैंडेड स्कोप टू क्लासिफाई कमेंटेटर्स एज डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड कंटेंट क्रिएटर्स एज OTT ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर बिल के अंदर क्या बोला हुआ है वो हमारे उसमें है कि क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। क्लासिफाई individual commentators as digital news broadcasters and content creators as OTT ब्रॉडकास्टर। मतलब जो यूट्यूबर्स हैं वो OTT ब्रॉडकास्टर्स में आएंगे और उनके ऊपर कुछ चीज़ें होंगी जो उनको फॉलो करनी होगी। MIB कैन प्रिस्क्राइब एंड चेंज थ्रेशोल्ड फॉर सब्सक्राइबर्स और यूजर्स, मतलब कितने किसको रजिस्ट्रेशन करने हैं, ठीक है ना। ये रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर नंबर जिनका रीच होता है उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। जैसे एजुगिरी है,
पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, न्यूज़ के थ्रू बात हो ही जाती है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर रीच करेंगे, मे बी 1 लाख, 2 लाख, मे बी 10 लाख, 15 लाख, 1 मिलियन, तो हमें रजिस्टर करना पड़ सकता है। इट क्रिएट्स एडिशनल कंप्लायंसेस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड एस्टैब्लिश अ न्यू सेफ हार्बर regime independent of Information Technology Act. In addition to the IT rules 2021, it can demand registration, enforce censorship, require platforms such as YouTube to frame special compliances. तो enforce censorship का मतलब क्या होता है कि ये आप डाल नहीं सकते, ऐसा ये कर नहीं सकते, तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर लॉ इज डिजाइंड फॉर MIB टू एक्सेस कोअर्सिव। अब देखो यहाँ पे इसमें सारा ही ओपिनियन बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके क्या करेंगे हम, ये वाले में हम इतना ही नोट करेंगे, बल्कि आई विल ट्राई टू रीड इट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड ट्राई टू ब्रिंग इन द ओपिनियन कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने ओपिनियन के साथ मिक्स कर दिया। तो ये वाला अगर लिख भी लिया तो उस पर क्रॉस लिख दो, क्योंकि कई बार होता है कि ओपिनियन जो होता है वो फैक्ट नहीं होता, मतलब रियलिटी नहीं होती है, उन्होंने अपनी ओपिनियन इतनी दे दी होती है, पेपर में आंसर गलत हो जाता है। स्ट्रैटाजेम क्या होता है, अ केयरफुल प्लान्ड वे ऑफ अचीविंग और डीलिंग विद समथिंग ऑफन इन्वॉल्विंग अ ट्रिक। तो ये एक वोकैब टर्म है, तो लिख लेंगे स्ट्रैटाजेम। carefully planned way of achieving or dealing with something often involving a trick। ठीक है ना, कुछ अचीव करना और उसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व होना, ठीक है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि जो गवर्नर्स की पावर वाला इशू है, ये कौन से इशू के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नर की जो पावर का इशू है, कि गवर्नर जो है जो बिल उसको एसेंट के लिए भेजते हैं वो आगे प्रेसिडेंट को भेज देता है, ठीक है ना। ये वाला जो इशू है इसके बारे में एडिटोरियल है, ये हम इशू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट वाइवर्ट्स इन द बजट स्पीच हैज़ बीन अ शिफ्ट इन फ्रांस एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बजट स्पीच के अंदर किसके बारे में बात हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात हुई, और फिर से वो इंटर्नशिप वाले के बारे में बात कर रही हैं। डिटेल्स किसी के पास है नहीं है, एडिटोरियल पे एडिटोरियल सब छाप रहे हैं, ठीक है। तो पहले डेट आ जाए, वो आ जाए 500 टॉप कंपनीज का इंटर्नशिप लगवाएंगे, अभी इसका पूरा आया नहीं है कि कैसे क्या होगा। रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियन स्वॉर्न इन 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अब ये दोबारा हो गया, मसूद पेजेश्कियन sworn in as 9th president of Iran. He has become what? The 9th president of Iran. 9th president. It is very important to know कौन से president बने, 9th president. Sworn in at parliament, attended by dignitaries. The move comes days after Ayatollah officially endorsed किया पहले। He expected to unveil, ठीक है। और हमारी तरफ से कौन गए, नितिन गडकरी गए। हम नीचे नोट करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, यहाँ पर नितिन गडकरी गए हैं, ठीक है, हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने। US टू प्रोवाइड $500 million फंडिंग टू फिलीपींस, ब्लिंकन। द US विल प्रोवाइड $500 million in military funding to Philippines, US Secretary of State Antony Blinken said on Tuesday, as Washington boosts its ties in the face of China's growing assertiveness। अब यहाँ पर देखो यार, फिलीपींस है, ठीक है ना, फिलीपींस का कौन सा इशू चल रहा है, साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है। बट थोड़े दिन पहले साउथ चाइना सी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कुछ प्लेसेस को फिलीपींस कहता है ये मेरी है, चाइना कहता है ये मेरी है, ठीक है ना। चाइना और फिलीपींस के बीच में चल रहा है। अब चाइना जो है वो स्टेप्स ले रहा है, चाइना इज टेकिंग स्टेप्स कि वो जो है ये डिस्प्यूट ख़त्म कर पाए, वो इससे मीटिंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चाइना वांट्स टू एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, ऐसा लग रहा है, करना चाहते हैं नहीं पता नहीं। बट अगर चाइना और फिलीपींस का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, तो फिलीपींस और USA के रिलेशन का कुछ रेलेवेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। USA फिलीपींस को क्यों चाहिए, USA फिलीपींस को इसलिए चाहिए क्योंकि उसको साउथ चाइना सी रिलेटेड कोई वॉर लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको पता है कि उसको चाइना के साथ लड़ने के लिए US चाहिए। बट अगर नो डिस्प्यूट, अगर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता ही नहीं है तो USA का भी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे USA पैसे दे रहा है, बट अगर आने वाले टाइम में इनका जो डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा भी ठीक हो जाता है, ठीक है ना, तो USA की रेलेवेंस नहीं रहेगी। मिलियन मिलिट्री फंडिंग टू
फंडिंग टू, और यूएसए नहीं चाहेगा कि ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो, बट फिलीपींस चाहेगा कि ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये हमें याद रखना कि उधर चाइना कदम बढ़ा रहा है कि डिस्प्यूट खत्म हो जाए फिलीपींस और चाइना का, इधर यूएसए जो है पैसा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यस, ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलो, प्रोटेस्ट पेड इन वेनेजुएला, ऑपोजिशन अलेजेस वोट फ्रॉड। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने? निकोलस मदुरो, ठीक है ना। निकोलस मदुरो, ये हमने कल लिख लिया था, वहाँ पे कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है, ये हुई है। कहाँ के प्रेसिडेंट बने? वेनेजुएला के, ठीक है। आगे चलेंगे। इन ईरान गडकरी एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ चबाहर पोर्ट। तो ईरान में मैंने कहा था ना जगह छोड़नी है, तो वहाँ पे लिख दो। कौन गए हैं हमारे मिनिस्टर? इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करें? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेड इंडिया कहाँ पर? स्वेरिंग इन जो इन ईरान, ठीक है ना, ईरान प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन पे। और वहाँ पर उन्होंने किस बारे में बात करी? चबाहर पोर्ट, चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका ट्रिक क्या है? चबाहर पोर्ट का ट्रिक क्या है? ट्रिक है चल बाहर, चल बाहर। तो एल हटा देंगे तो बन गया चबाहर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस क्या है चबाहर पोर्ट की? इंपॉर्टेंस क्या है? विल हेल्प इंडिया कनेक्ट विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। हम ट्रेड कर पाएंगे किसके साथ? सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान की तो बनती नहीं है हमारे साथ, ठीक है ना, ना हमारी उनके साथ बनती है, जो मर्जी कह लो। तो हम डिसकनेक्टेड है, ठीक है ना। हम अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, बट इस रूट से अगर ये चबाहर पोर्ट जो है ये सही रहता है, इसका हमारा हो जाता है, तो विल बी कनेक्टेड टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो ये याद दिलाने गए थे कि भैया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का है, इसको याद रखना। और ईरान और पाकिस्तान की वैसी नहीं बनती है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ईरान और पाकिस्तान की नहीं बनती है, क्योंकि अगर ईरान और पाकिस्तान की बनेगी तो ऑब्वियसली उसकी तरफ वो पत्ते फेंकेगा, ठीक है ना। ईरान और पाकिस्तान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इनका शिया सुन्नी का भी डिस्प्यूट है, इनके आपस में लड़ाई होती रहती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी नहीं बनती है। तो ये जो कंट्रीज़ की आपस में नहीं बनती है ना, ये हमारा फ़ायदा है, ठीक है। ये ऐसा एमसीक्यू नहीं आता कि इसका क्या फ़ायदा है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू आर इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। बार काउंसिल्स कैन नॉट चार्ज एग्जॉर्बिटेंट, मतलब ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना, ह्यूज। क्या करिए, बीसीआई जो है वो पैसा ले रही है एडवोकेट से, ज्वाइनिंग फीस, इनरोलमेंट फीस जो है बहुत ज़्यादा लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन अ जजमेंट ऑन ट्यूसडे दैट स्टेट बार काउंसिल्स कैन नॉट डिमांड exorbitant fees from law graduates for enrollment as advocate. A 3-year judge bench headed by so-and-so said stipulated enrollment fee under section 24(1)(f of the Advocates Act was rupees 750 for law graduates belonging to general category and 125 for those from backward communities. The judgment concluded that charging an astronomical enrollment fee anything from rupees 15,000 to 40,000, हाँ इतनी फीस होती है, हमने भी भरी है भाई जो, और वो एसोसिएशन वाले महीने का इतना लेते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है तुम ही रख लो, हमको ही रख लो, हम यहीं पे बर्तन मांज लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस तो छोड़ ही देते हैं। सही में सही बात है, सही जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बार काउंसिल, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट बार काउंसिल क्या है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन जजमेंट दैट, चलो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेट बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट बार काउंसिल्स कैन नॉट डिमांड ह्यूज फीस फ्रॉम लॉ ग्रेजुएट्स फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट्स। एज एडवोकेट्स एनरोलमेंट के लिए ह्यूज फीस नहीं मांग सकते, ठीक है ना। ये कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 24(1)(f ऑफ एडवोकेट्स एक्ट क्या कहता है कि ₹750 जो है फॉर लॉ ग्रेजुएट्स
एनरोलमेंट फीस कितनी होती है? ₹750 फॉर लॉ ग्रेजुएट्स ऑफ जनरल कैटेगरी and ₹125 of reserved, 125 of backward communities. चलो इतनी तो ठीक है, पर 40,000 रुपये बहुत है, ठीक है ना। लेस डाउन एनरोलमेंट फीस, ये लिख लो, डाउन एनरोलमेंट फीस, ठीक है जी। आगे चलेंगे। इजराइल टारगेट्स सीनियर हिजबुल्लाह लीडर इन बेरूट एयर स्ट्राइक। इजराइल टारगेट्स हिजबुल्लाह, एक मिनट, ये हमें लिखना भी है या नहीं, ऐसी लिखवा रही हूँ मैं, रुको इसको पढ़ते हैं। हिजबुल्लाह स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। टारगेट किया पर हुआ नहीं, जो मरा है वो, जिसकी डेथ हुई है वो नीचे बात करिए, वो देखेंगे। 3 digits have thrown scientists across the country into a tizzy. Budget documents made public earlier this week show that basic duty on तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक ड्यूटी बढ़ा दी है, बेसिक customs duty on laboratory chemicals has been increased to 150% from existing 10%। पहले 10% थी बेसिक कस्टम की फीस, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी थी? 10%। अब कितनी कर दिया? 150%, ठीक है ना, ऑन लेबोरेटरी केमिकल्स, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, तो दिस इज नॉट राइट। अब ये, ठीक है ना, वाइटल लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट रिसर्च, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो लेबोरेटरी केमिकल्स हैं उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी कर दी? 10% से 150%। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी होगी, बस इतना ही पता होना चाहिए। नड्डा क्रिटिसाइजेस कांग्रेस फॉर सिटिंग ऑन स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है ये पढ़ेंगे। M.S. Swaminathan, the National Commission on Farmers, was formed in 2004 and submitted 5 reports between 2004 and 2006, suggesting ways to enhance productivity, profitability, sustainability in farming in India. In common terms, the reports are known as Swaminathan report. The Commission suggested बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब सजेस्ट किया, और इन्होंने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इन्हांसमेंट पे भी बात करी थी, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वामीनाथन, लिखेंगे MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुमने ये सारी रिसर्च करवाई थी, तुम्हारे टाइम पे सारी रिसर्च आ गई थी, तब तुमने कुछ नहीं किया, अब तुम ऑपोजिशन में आकर डांस कर रहे हो, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले में बोला है, अगेन दिस इज एन ओपिनियन, ठीक है ना। वॉज फॉर्म्ड इन, हमें ये पता होना चाहिए कब क्या हुआ। वॉज फॉर्म्ड इन 2004 and submitted 5 reports between 2004 and 2006, ठीक है ना। तो ये लोग 2014 तक पावर में थे, तो कहते तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इन्होंने किसके बारे में बात करी? MSP के बारे में बात करी, ठीक है। किसके बारे में? इन्हांसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि अगर जो किसान है, फार्मर जो है, वो अगर एक क्रॉप लगाता है तो उसके इतने मिनिमम पैसे तो गवर्नमेंट उनको देगी, गवर्नमेंट बाय करेगी और गवर्नमेंट देगी। तो इन्होंने बात किया था MSP के बारे में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, और क्या बात कर रहा था? सुजेस्टिंग वेज, वैसे क्या कर रहा था? सुजेस्टिंग वेज टू इन्हांस productivity, sustainability and profitability of farming systems in India, ठीक है जी। अब ये थी MS स्वामीनाथन रिपोर्ट। उसके बाद हमें पता है म्यांमार में क्या चल रहा है। म्यांमार में कू हो गया था, अयांग सुंग की को बाहर फेंक दिया गया था। तो अब यहाँ पर इतने दिन हो गए, म्यांमार के बारे में बात नहीं करी है, तो कर लेते हैं। मुझे लगता है इनके पास भी न्यूज़ ख़त्म हो रखी है, रिपीटेशन पे रिपीटेशन मार रहे हैं। म्यांमार कू, ठीक है।
हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये अच्छा टाइम होता है हमारे लिए, तो अच्छा ही है ना कि इनके पास न्यूज़ खत्म हो गई है। जब बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, ओहो हो भरमार आता है फिर तो। म्यांमार कू, अब म्यांमार कू के हम टाइमलाइन नोट कर लेते हैं। तो म्यांमार कू का जो टाइमलाइन है वो कुछ ऐसा है। 2021 के अंदर वहाँ कू हुआ, मतलब ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट। क्या हुआ यहाँ पर? ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। जो लोगों की इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट थी उसको बाहर फेंक दिया और खुद मिलिट्री पावर में आ गई। मिलिट्री केम टू पावर, मिलिट्री केम टू पावर। जो मिलिट्री है वो पावर में आ गई, कहते हैं हम ही चलाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। और यहाँ पर किसको पावर से बाहर फेंका गया था? एउंग सान सू की, म्यांमार से इनको बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है ना। शी वॉज ओवरथ्रोन फ्रॉम पावर, मिलिट्री पावर में आ गई। अब वहाँ पे मिलिट्री तो पावर में आ गई, ग्रुप्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक ब्रदरहुड अलायंस बन गया है। क्या बन गया है? ब्रदरहुड अलायंस, ठीक है ना। ब्रदरहुड अलायंस फाइटिंग अगेंस्ट आर्मी, वो आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है कि भैया इलेक्शंस करवाओ, ठीक है ना, कि तुम अपनी चला रहे हो, ये गलत है। अब ब्रदरहुड अलायंस में कौन कौन है, कौन कौन भाई बहन बने फिर रहे हैं? एक तो है अराकन आर्मी, ठीक है ना, प्लस नेशनल डेमोक्रेटिक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, प्लस टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है ना। तो ये सब जो है दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कौन लड़ रहा है, ब्रदरहुड अलायंस जो है उन्होंने गेन्स भी किया, बहुत कुछ आर्मी से छीन लिया है। किसको पावर से बाहर फेंका था? एयोंग सिंह की को फेंका था। 2021 में कू हुआ था। कहाँ पे? म्यांमार। आगे चलेंगे, द केस ऑफ लीगल एडवाइजरी काउंसिल। अब यहाँ पर ये सुजेस्ट कर रहे हैं एडिटोरियल में कि एक लीगल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए, जो एडवाइस कर सके चीज़ों पे। तो बहुत ही एडवाइजरी है, एस्से राइटिंग वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। The inability of National Democratic Alliance to reach a comfortable electoral milestone could be attributed। अब ये कह रहे हैं, अब ये सारे दिमाग लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी क्यों नहीं आ पाई। वो कह रहे हैं एक रीज़न है कि इनसे लीगल इश्यूज नहीं हैंडल हो रहे, ठीक है ना। अब ऊपर वालों ने क्या बोला, क्यों हार गए? अब वो था ना, वो इसलिए हार गए क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि लीगल इश्यूज, हर कोई एडवाइस दे रहा है। देयर इज अ, भाई जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब तुम नीचे गिर जाते हो ना हर कोई बोलता है ऐसा करो वैसा करो, जब तुम ऊपर चढ़ रहे होते हो तब कोई कुछ नहीं बोलता। तभी कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। देयर इज अ केस टू बी मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि लीगल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और जो एडवाइस करे कि क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस लेकर आनी चाहिए जो करंट लॉज हैं, क्या लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस किस लॉ के अंदर, तो ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली सजेशन बेस्ड आर्टिकल है, ठीक है ना, इसका हमें नोट नहीं करना है। एंड गाइस, अगर आपने को नहीं पता तो आप loggery.in पर जो है कंपाइलेशंस आपको मिल जाती हैं करंट अफेयर्स की। अगर आपका बाई चांस बैकलॉग है कुछ भी है तो ये कंपाइलेशंस जून 2024 तक की अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू बाय, आप loggery.in पर जा सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है जैन टू जून 2024 के जो सारे कंपाइलेशंस है जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आपका 1 मंथ जो होता है 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट करवा देती हूँ। वहाँ पर मैं ही लिए लेक्चर्स ले रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डिजी नोट्स भी हैं वहाँ पर। ये आपको ₹1500 के मिल रहे हैं, तो ₹300 आपके बच रहे हैं। 1 मंथ का वैसे 300 का होता है ये। और NLSAT का भी आंसर राइटिंग कोर्स जो है इट इज़ ऑन, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो हैं आप loggery.in पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा, अटेंडेंस ज़रूर मार्क करके जाना, जेन्युइन रिव्यू ज़रूर दे के जाना कि आपको कैसा लगा पढ़कर। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड येस, कल 1 अगस्त है, अपने किसी फ्रेंड को लेकर आना और कहना कि चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।